नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रिंस निषाद और मैं स्वागत करता हूं आपका मन्नत नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लेकर आ रहे हैं नॉट सेट स्पेशल क्लासेस, जिसमें हम डील करते हैं एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनको पढ़कर आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे क्लिनिकल सिनेरियोज में काम करने के लिए। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे थंबनेल में। जिस टॉपिक का नाम है बफर सिस्टम। तो बफर सिस्टम क्या है, ये टॉपिक कहां से आया है? हमने तो अभी तक सुना है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये नया कहां से ले आए सर आप? बफर सिस्टम। तो बफर सिस्टम क्या है? बफर सिस्टम समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ये आया कहां से। तो आप F1 में एक टॉपिक पढ़ते हैं F1 के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है एसिड बेस इंबैलेंस। एसिड बेस इंबैलेंस, एसिड बेस इंबैलेंस। ये फंडामेंटल का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भले ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, भले ही आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, ऐसा कोई एग्जाम पेपर ही नहीं बना जिसमें एसिड बेस इंबैलेंस से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। भले ही से वो डायरेक्टली हो, भले ही से वो इनडायरेक्टली हो, पर ऐसा कोई एग्जाम पेपर नहीं है जिसमें एसिड बेस इंबैलेंस का क्वेश्चन ना आए। तो एसिड बेस इंबैलेंस के अंदर हम जो आज पढ़ने वाले हैं, हमारा जो मेन टॉपिक फोकस रहेगा वो रहेगा बफर सिस्टम पे। थोड़ा सा बफर सिस्टम को बेटर समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम थोड़ा सा इंट्रो लेके चलेंगे। एसिड बेस इंबैलेंस क्या होता है, एसिड बेस क्या होता है। तो एसिड बेस इंबैलेंस जब हम पढ़ते हैं, एसिड बेस इंबैलेंस पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एसिड बेस बैलेंस क्या होता है। इससे पहले समझते हैं कि एसिड बेस बैलेंस क्या होता है। एसिड बेस इंबैलेंस समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एसिड बेस बैलेंस क्या होता है। एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, और उससे भी पहले आपको समझना पड़ेगा कि एसिड बेस बैलेंस से पहले कि एसिड बेस क्या होते हैं। एसिड और बेस क्या होते हैं, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एसिड और बेस क्या होते हैं। एसिड एंड बेस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बफर सिस्टम ही रहने वाला है, लेकिन हम इनका एक इंट्रो समझते हैं कि एसिड बेस क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, फिर हम लास्ट में बात करेंगे एसिड बेस इंबैलेंस क्या होता है। इसी के बीच में हमारा एक टॉपिक छुपा हुआ है जिसको बोलते हैं बफर सिस्टम। आइए शुरू करते हैं। हमारी बॉडी में एसिड और बेस का एक बैलेंस बना रहता है। उससे पहले समझो कि एसिड और बेस क्या होता है। हमारी बॉडी में होता है एसिड्स, हमारी बॉडी में होते हैं बेसिस। एसिड और बेसिस। हमारी बॉडी में जो एसिड है उसको डिनोट करते हैं हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस, ये जो मैंने लिखे हैं H+ आयंस, उनको बोलते हैं हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए आप हाइड्रोजन आयंस के लिए बोलते हैं कि हाइड्रोजन आयंस जो है एक तरीके से कैटायन होते हैं, कैटायंस होते हैं, कैटायंस होते हैं। वहीं अगर बेस की बात करें तो बेस को हमारी बॉडी में डिनोट करते हैं बाइकार्बोनेट्स, HCO3-। जैसे मैंने पहले इसका नाम लिख देते हैं, ये क्या है तो आप बोलेंगे ये बाइकार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स है। इस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए ये एक तरीके का कैसा होता है, एनायन होता है। जिस भी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज होता है उसे एनायन बोलते हैं। आपने अपनी 12th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एसिड बेस इंबैलेंस में हमने पहली चीज ये समझी है कि जो बॉडी में जब भी एसिड बढ़ेगा तो आप बोलेंगे एसिड को इंडिकेट कौन करता है, तो हाइड्रोजन आयंस करते हैं। बेस को इंडिकेट कौन करता है, तो बाइकार्बोनेट्स आयंस करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो एसिड है, ये जो एसिड है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे कि बॉडी में जो इसकी वैल्यू रहती है वो रहती है 1.2 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर, 1.2 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर। वहीं अगर हम बेस की बात करें तो इसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है 24 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर, मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर। आप देख रहे हैं कि बॉडी में जो एसिड है वो तो 1.2 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर है और जो बेस है वो 24 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर है। यानी कि एसिड के कंपैरिजन में बेस बहुत ज्यादा है, एसिड के कंपैरिजन में बेस बहुत ज्यादा है, तब जाके ये चीज न्यूट्रल हो रही है। मतलब इसका अगर रेशियो हम निकालने की कोशिश करें कि रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे इनका जो रेशियो होता है, इनका जो रेशियो होता है वो बोलेंगे कि 1:20 होता है, 1:20 होता है। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का सबसे पहले आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही बात चलती है कि ये रेशियो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि एक एसिड का आयन या एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 20 बेस की जरूरत पड़ेगी, तब जाके ये जो चीज है ये बैलेंस में आएगी। तब आप बोल सकते हैं कि ये जो रेशियो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये एसिड बेस बैलेंस को इंडिकेट कर रहा है। ये
जो रेशियो है ये किसको इंडिकेट करता है? ये एसिड बेस बैलेंस को इंडिकेट करता है। मतलब कि एक एसिड को बैलेंस करने के लिए 20 बेसिस की जरूरत पड़ेगी, तब वो जो कंडीशन है ये बैलेंस हो पाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है, जब आपने ये पढ़ा कि एसिड को डिनोट करते हैं हाइड्रोजन आयंस, तो हाइड्रोजन आयंस खुद में एक तरीके के स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वहीं बाइकार्बोनेट्स HCO3 ये एक तरीके का वीक बेस है तो बेस पर वीक बेस है। जैसा ये वीक बेस है तो इस बहुत सारे वीक मिलके एक स्ट्रॉन्ग का को कंपैरिजन कर पाएंगे, तब आप बोलेंगे कि एक एसिड तब बढ़ता है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 20 बेसिस की जरूरत पड़ती है। इतना हमारी समझ के लिए बहुत है, इतना इंट्रोडक्शन हमारे लिए बहुत है। और अगर मैं इसमें अंदर ऐड करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे एसिड्स होते हैं, जितने भी हमारे एसिड होते हैं, ये सॉर टेस्ट में होते हैं, सॉर होते हैं टेस्ट में, मतलब खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट। और मैं बोल सकता हूं कि जितने भी बेस होते हैं हमारे पास, बेस जितने भी होते हैं, ये कड़वे होते हैं टेस्ट में, बिटर इन टेस्ट। जब भी आप एसिड पढ़ते हैं, एसिड, और जब भी आप पढ़ते हैं बेस, तो इसको इंडिकेट करती है हमारी एक चेन, एक हमारे स्केल, जिसको बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? तो पीएच स्केल होती है एक लाइन, ये मैं एक पीएच स्केल की लाइन बना देता हूं। पीएच स्केल की हमारी जो पीएच नॉर्मल होती है वो होती है 7.35 से 7.45, मतलब नॉर्मल बॉडी की पीएच कितनी होती है? 7.35 से 7.45। ये जो पीएच है ये बॉडी की नॉर्मल ब्लड की पीएच है। जब भी इस पीएच से कोई वैल्यू कम हो जाती है, मैं इससे इसे कम करता हूं, जब भी हम पीएच लाइन के इस तरफ आएंगे तो पीएच घट जाती है, पीएच कम हो जाती है। ये 7.35 थी, होने के लिए 7.25 हो सकती है, ये 7 पॉइंट हो सकती है। और सेम अगर उस तरफ की बात करते हैं, हम लाइन के अगर उस तरफ बढ़ते हैं तो पीएच बढ़ जाती है। पीएच बढ़ने के लिए बोल सकते हैं 7.45 से 7.55 हो सकती है, 7.6 जा सकती है, और सो ऑन, यह आगे बढ़ती जाएगी। जब भी आप बोलेंगे कि पीएच बढ़ रही है या घट रही है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं ये जो पीएच थी इसको बोलते हैं ये नॉर्मल पीएच है। ये नॉर्मल पीएच है, बॉडी की नॉर्मल पीएच है, कहां से कहां तक? तो 7.35 से लेकर 7.45, ये नॉर्मल पीएच है। इसको समझते हैं। अगर पीएच घटती है, 7.35 से कम होती है, तो आप बोलेंगे इस तरफ जब आती है तो इस तरफ एसिड का प्रोडक्शन या एसिड बढ़ता है। और सेम अपोजिट उस साइड की बात करेंगे कि पीएच जब बढ़ती है तो आप बोलेंगे कि बेस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बेस जो है वो बढ़ जाता है। और जब एसिड घटता है तो इस कंडीशन को बोला जाता है एसिडोसिस हो रहा है। और जब बेस बढ़ता है तो इस कंडीशन को बोला जाता है कि एल्कालोसिस हो रहा है, और ये बताएगा कौन कि एसिडोसिस या एल्कालोसिस हो रहा है? तो आप बोलेंगे पीएच बताएगा मैं। अगर पीएच बढ़ गई है, पीएच इस तरफ बढ़ गई है, तो आप बोलेंगे कि एल्कालोसिस हो रहा है। पीएच अगर इस तरफ कम होती जा रही है तो आप बोलेंगे कि एसिडोसिस हो रहा है। और एसिड और बेस को डिनोट कौन करता है? यहीं पर मेंशन कर देते हैं। हमने अभी पीछे देखा कि एसिड को डिनोट कौन करता है? तो हाइड्रोजन आयंस डिनोट करते हैं। तो इस एंड पे ये लिखना सही रहेगा कि हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाएंगे, इसका मतलब है कि एसिडोसिस हो जाएगा, इसका मतलब है कि एसिड बढ़ रहा है। और सेम अगर उधर की बात करें तो हम बोलेंगे कि हमने पीछे देख रखा है कि बेस को कौन डिनोट करता है? तो बाइकार्ब्स डिनोट करते हैं। तो इस तरफ हम ये लिख सकते हैं कि एल्कलोसिस का मतलब क्या है कि SCO3 मतलब बाइकार्ब्स बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब एल्कलोसिस हो रहा है, इसका मतलब है बेस बढ़ रहा है। ये हमारा इंट्रोडक्शन है कि एसिड और बेस क्या होते हैं। एसिड होते हैं, एसिड को डिनोट करते हैं हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन से, बेस को डिनोट करते हैं बाइकार्बोनेट आयन से। हाइड्रोजन आयंस की वैल्यू होती है 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, बेस की वैल्यू होती है 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जिसका हम रेशियो निकालें तो आप बोलोगे कि 1:20 एसिड बेस का बैलेंस होता है, मतलब एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 20 बेसिस चाहिए।
ये बताता कौन है कि एसिड ज्यादा हो रहा है कि बेस ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पीएच लाइन का। पीएच लाइन क्या होती है, तो हमारी जो बॉडी की नॉर्मल पीएच है वो होती है 7.35 से 7.45। अगर ये जो पीएच है इसके आगे जाता है हमारा पीएच स्केल, तो आप बोलोगे कि बेस बढ़ गया है, मतलब बाइकार्बोनेट आयंस बढ़ गए, और बेस बढ़ने को बोलते हो एल्कालोसिस हो गया। अगर पीएच से कम होती है हमारी पीएच लाइन से कम होती है, तो आप बोलोगे कि एसिड बढ़ रहा है, जिसको बोलोगे हाइड्रोजन आयंस बढ़ रहे हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसिस हो रहा है। ये नॉर्मल हमने समझा कि एसिड बेस क्या होते हैं। अब हम समझते हैं कि ये एसिड बढ़ रहा है कि बेस बढ़ रहा है, इसको इम्बैलेंस समझने पहले हम समझते हैं इसका बैलेंस कैसे होता है। तो बैलेंस कौन करता है बॉडी के अंदर, यहां पर आपका आता है बफर सिस्टम। बफर सिस्टम सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि बफर सिस्टम, या फिर बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस कौन करता है, तो आप बोलेंगे कि बफर करता है। किस तरीके के बफर होते हैं, तो हमारी बॉडी में दो तरीके के बफर हैं जो कि इसका बैलेंस बनाते हैं। एक बफर होता है, इसका नाम है केमिकल बफर। एक बफर है जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल बफर। बफर क्या होता है, बफर सिस्टम क्या है, केमिकल बफर सिस्टम, फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम। बफर क्या है, बफर का मतलब क्या है, तो बफर की एक सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं इधर। बफर क्या है, बफर क्या होते हैं, तो बफर क्या होते हैं, बफर होते हैं जब भी पीएच बढ़ जाती है, मतलब बेस बढ़ जाते हैं, तो उस बड़ी पीएच को घटाकर, और जब भी पीएच घटी हुई होती है उस पीएच को बढ़ाकर न्यूट्रलाइज करने का काम जो करते हैं वो होते हैं हमारे बफर सिस्टम्स। उस बफर में हम कई सारे बफर पढ़ेंगे, जिसमें से ऊपर एक मेन हेडिंग हम मानते हैं कि एक होते हैं केमिकल बफर्स, एक होते हैं फिजियोलॉजिकल बफर। केमिकल बफर्स में भी कई सारे बफर होते हैं, फिजियोलॉजिकल बफर में भी दो बफर होते हैं, हम वो आगे देखेंगे। पर अभी के लिए समझते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है बड़ी पीएच को घटाकर घटी पीएच को बढ़ाकर न्यूट्रलाइज करने का काम जो करते हैं वो होते हैं बफर। डेफिनेशन ये लिख देते हैं हम, a substance or chemical which release hydrogen ions or absorb hydrogen ions। क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो बोलेंगे टू मेंटेन पीएच। और ये लाइन याद रखें, बफर का काम क्या है, तो बफर का काम है पीएच को मेंटेन करना, ना उसे बढ़ाना ना उसे घटाना, उसको मेंटेन करना। जब भी पीएच बढ़ी हुई होती है तो उसे घटाकर 7.35 के अंदर लेकर आएगा, जब भी पीएच घटी हुई होती है तो उसको बढ़ाकर 7.35 के 7.45 के अंदर लेकर आएगा, उसको बोलते हैं बफर। मतलब रेगुलेशन करते हैं एसिड बेस का। एसिड बेस बैलेंस बनाने के लिए जो काम में आते हैं उन्हें बोलते हैं बफर। नेक्स्ट समझते हैं हम कि पहले समझते हैं केमिकल बफर क्या होते हैं। केमिकल बफर क्या होता है, केमिकल बफर क्या होता है। सबसे पहले तो आप समझिए कि केमिकल बफर क्या होते हैं और फिजियोलॉजिकल बफर में एक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है। फिजियोलॉजिकल बफर जो फिजिकली काम करते हैं, केमिकल बफर जो केमिकल्स काम करते हैं। जब भी किसी की बॉडी में, एग्जांपल के लिए मानते हैं किसी बॉडी में एसिडोसिस हो गया है, तो आप ये बताइए एसिडोसिस का मतलब है एच आयंस का अंदर प्रोडक्शन ज्यादा है, हमारी बॉडी में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो सबसे पहले केमिकल बफर काम करना स्टार्ट करेंगे कि फिजियोलॉजिकल बफर, मतलब फिजिकल सिम्टम्स पहले आएंगे कि अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होंगे। तो आपका सीधा आंसर ये हुआ कि केमिकल रिएक्शंस पहले स्टार्ट हो जाएंगे, फिर फिजियोलॉजिकल या फिजिकल सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे। तो आप बोलेंगे केमिकल बफर जो है ये इमीडिएट रिएक्शंस करते हैं, इमीडिएट रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इमीडिएट रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इमीडिएट रिएक्शंस करते हैं, इमीडिएट रिएक्शंस या बोले इमीडिएट रेस्पॉन्स करते हैं। बफर आप पहले देख चुके हैं, ऐसे सब्सटेंस
जो बड़ी पीएच को घटाकर घटी पीएच को बढ़ाकर उसको न्यूट्रलाइज कर दे, उसको बोलते हैं बफर। तो ऐसे केमिकल्स जो कि इमीडिएट रेस्पॉन्स करते हैं और बड़ी पीएच को घटाते हैं, घटी पीएच को बढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल बफर। इसमें कई तरीके के बफर आते हैं। सबसे पहला जो हमारा बफर रहने वाला है उसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट कार्बोनिक बफर। दूसरा जो बफर रहेगा उसे बोलोगे हीमोग्लोबिन बफर। तीसरा जो हमारा बफर रहने वाला है उसका नाम है पोटेशियम बफर। चौथा जो हमारा बफर रहेगा आप इसे बोलेंगे प्लाज्मा प्रोटीन बफर। अगला जो हमारा बफर रहेगा उसे बोलेंगे आप क्लोराइड बाइकार्बोनेट शिफ्ट। नेक्स्ट जो हमारा बफर होगा लास्ट, उसको आप बोलेंगे ये होता है फोस्फेट बफर। अच्छा, हमने पढ़ा, हम कर रहे हैं केमिकल केमिकल्स उसमें हमने देखे ऐसे केमिकल्स जो बफर की तरह काम करते हैं। बफर क्या होता है? तो बड़ी पीएच को घटाकर घटी पीएच को बढ़ाकर जो न्यूट्रलाइज कर दे उसको बोलते हैं बफर। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि ये बफर का काम करते हैं, उनमें से हमने देखे हैं कि पहला होता है बाइकार्बोनेट कार्बोनिक बफर, दूसरा होता है हीमोग्लोबिन बफर, तीसरा है पोटेशियम बफर, प्लाज्मा प्रोटीन बफर, क्लोराइड बाइकार्बोनेट शिफ्ट और लास्ट फाइनल है फोस्फेट बफर। एक एक करके सबको समझते हैं। और ये जो क्लास रहेगी इसको आपको कहीं पर नोट्स मेंटेन नहीं करने, इसको बस समझना है आपको, इसको सिर्फ समझना है और आपको दिमाग में एकदम जचाना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पूछेगा। आपको समझ में आना चाहिए कि बफर कैसे काम करते हैं। तो डायरेक्ट पहले हम शुरू करते हैं बाइकार्बोनेट कार्बोनेट बफर। पहले फर्स्ट बफर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है बाइकार्बोनेट कार्बोनिक बफर। बाइकार्बोनिक बफर क्या होता है? जितने भी अब मैंने आपको बफर अनलिस्ट करे, उन सभी बफर्स में सबसे पहले जो काम करता है वो बफर होता है बाइकार्बोनेट बफर। तो नाम लिख देते हैं इसका, मतलब इट इज अ प्राइमरी बफर। प्राइमरी बफर है। होता क्या है इसके अंदर? हमारी बॉडी में नॉर्मल CO2 प्रोडक्शन होता है और CO2 क्या करती है? वाटर के साथ मिलकर H2CO3 बनाती है। ये H2CO3, इसका नाम क्या है H2CO3 का? तो H2CO3 को बोलते हो आप, ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है। ये जो H2CO3 है ये एक तरीके का अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ये अनस्टेबल है और साथ साथ ये एक तरीके का वीक एसिड भी होता है। ये अनस्टेबल और वीक एसिड है। ये अनस्टेबल होने के कारण से ये इस फॉर्म में रह नहीं सकता और ये दोबारा से अपने ब्रेकडाउन हो जाता है और उसको बोलते हैं कि ये किस में ब्रेकडाउन हुआ है? इससे बनते हैं हाइड्रोजन आयंस और बनते हैं इससे बाइकार्बोनेट्स। जैसे आप पीछे देख चुके हैं, हाइड्रोजन पहले नेमिंग कर लेते हैं। CO2 हमारी बॉडी में रहती है। जब भी CO2 बॉडी में कहां से आई इसको समझते हैं पहले। हमारी बॉडी कई सेल्स से मिलकर बनी हुई है, सेल्स से। ये हमारी बॉडी में सेल्स हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस है। इस सेल को अपने नॉर्मल फंक्शंस के लिए ATP की जरूरत है। तो ATP की जरूरत है। ATP बनेगा कहां से? तो हमारी बॉडी जब हम कुछ खाते हैं तो उससे एनर्जी बनती है, उसको बोलते हैं ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होकर बनेगा ATP और इस ATP की जरूरत है इस सेल को ताकि अपना नॉर्मल फंक्शन कर पाए। ये ATP जब बनता है तो आप बोलेंगे कि ग्लूकोज से ATP बनता है ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में, और इसके बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास बनता है CO2।
तो CO2 कहां से आया? तो CO2 सेल जब फंक्शन करते हैं और एटीपी प्रोडक्शन करते हैं अपने लिए, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारी बॉडी में CO2 जो है प्रोडक्शन होता है, और CO2 बाय द हेल्प ऑफ लंग्स एक्सेल होकर बाहर आ जाता है। ऐसे ही CO2 हमने यहां माना है कि CO2 का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है। वो CO2 वाटर के साथ जुड़कर क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये कार्बोनिक एसिड एक तरीके का अनस्टेबल कंपाउंड है और वीक एसिड है, जिसके कारण से ये स्टेबल नहीं है, तो ये वापस आगे दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। उन मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल तो ये है जिसका नाम है हाइड्रोजन, आप पीछे देख चुके हैं इसको। और हाइड्रोजन एक तरीके का कैसा होता है? तो आप बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दूसरा, ये इसका नाम क्या है? तो आप बोलेंगे, ये भी आप देख चुके हैं, इसका नाम है बायकार्बोनेट, बायकार्बोनेट। और ये एक तरीके का वीक बेस होता है। ये जो फिजियोलॉजी है, ये नॉर्मल हमारी बॉडी में चलती रहती है। CO2 का प्रोडक्शन होता है, काफी सारी CO2 का प्रोडक्शन होता है, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ CO2 जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है, कुछ अमाउंट ऑफ CO2 वाटर के साथ जुड़कर कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड आगे फर्दर दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाती है, एक तो होता है हाइड्रोजन आयंस, दूसरे होते हैं बायकार्बोनेट्स। ये इसको बोलते हो आप, ये जो चीज है इसको बोलते हैं बायकार्बोनेट कार्बोनिक बफर। अब ये मेंटेन कैसे करता है पीएच को, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं। सुने, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके कारण से ये जो CO2 है ये बढ़ जाएगी, CO2 को बढ़ा देते हैं, ये CO2 हमारी बॉडी में इंक्रीज हो रही है। कब हो सकती है इंक्रीज? तो आपने ये जो CO2 है, CO2 को बाहर निकालने का काम कौन करता है? तो लंग्स करते हैं। लंग्स या रेस्पिरेशन में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस के कारण से CO2 बॉडी में रिटेन हो सकती है। इम्बैलेंस कौन से हो सकते हैं? तो CO2 के बढ़ने के कारण क्या होते हैं? तो आप बोलोगे कि लंग्स का रेस्पिरेशन का इंबैलेंस होना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होना। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं? तो एक डिसऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स। एक और डिसऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं रिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स, रिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट इज अनेबल टू एक्सेल द एयर, मतलब एयर को आउट नहीं कर पाता, एयर आउट नहीं कर पाता, एयर आउट नहीं कर पाता। इधर क्रॉस बना देता हूं मैं, एयर को आउट नहीं कर पाता, मतलब CO2 जो बॉडी में बन रही है उसको बाहर नहीं निकाल पाता। रिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? तो पेशेंट इज अनेबल टू इनहेल द एयर, मतलब इन नहीं कर पाता एयर को। ये आपने दो रेस्पिरेटरी इंबैलेंसेस पढ़े होंगे, रेस्पिरेटरी इंबैलेंस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इन डिसऑर्डर्स में से भी आप बोलेंगे कि एयर को आउट नहीं कर पाता, एयर आउट नहीं कर पाता, तो एयर में क्या बाहर जाता है? तो आप बोलेंगे CO2 बॉडी में बढ़ने लगेगी, क्योंकि CO2 ही तो बॉडी से बाहर जाती है। जितने भी आप पढ़ेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, उन सभी के अंदर आप पढ़ेंगे CO2 की वैल्यू जो है बॉडी में बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है? क्योंकि बॉडी से CO2 बाहर फ्लश आउट नहीं हो पा रही है। तो बोलेंगे आपने जितने भी नाम पढ़े हुए हैं, जैसे कि एक बीमारी होती है इसके अंदर COPD, COPD के अंदर आप पढ़ते हैं एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा। COPD के अंदर ही आप एक और बीमारी पढ़ते हैं जिसका नाम है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और बीमारी पढ़ते हैं इसका नाम है एज्मा। एक और बीमारी पढ़ते हैं निमोनिया। और बीमारी पढ़ते हैं ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, और मैनी मोर एक्सेट्रा। जितनी भी बीमारी आपने अपने सिलेबस में पढ़ी हुई है जिसमें पेशेंट अपनी जो एयर है उसको बाहर निकाल पाता, एक्सेल नहीं कर पाता, बॉडी में CO2 रिटेन होने लगती है और उसके कारण से ओवरऑल होगा क्या? तो आप बोलेंगे कि बॉडी में CO2 बढ़ने लगेगी, बॉडी में जो CO2 है वो बढ़ने लगेगी। बॉडी में जब CO2 बढ़ेगी, पिंक कलर से बनाता हूं, बॉडी में जब भी CO2 बढ़ेगी तो ये ज्यादा वाटर के साथ कंबाइन होके ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनाएगी, और ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा तो ये ज्यादा टूटेगा और हाइड्रोजन आयंस का प्रोडक्शन और बाइकार्ब्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और आपने पीछे पढ़ रखा है हाइड्रोजन आयंस एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड है और बाइकार्ब्स एक तरीके से वीक बेस है। दोनों का बैलेंस क्या होता है? तो मैंने पीछे बताया था 1:20 होता है,
जब एक एसिड होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 20 बेसिस की जरूरत पड़ेगी, पर आप देखें कि यहां पर तो एक एसिड बन रहा है और एक बेस बन रहा है, तो कहीं पर भी इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी भी आप ये बोलेंगे कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका हो रहा है, तो एसिड का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है, मतलब एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो यहां से हमारे पास एक वैल्यू निकल के आती है कि जब जब CO2 बॉडी में बढ़ती है तो एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये लिख लेते हैं इधर, CO2 बढ़ती है तो एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। CO2 इंक्रीज होती है बॉडी में तो क्या बढ़ता है, तो आप बोलेंगे एसिड बढ़ जाता है। और एसिड बढ़ी हुई कंडीशन को तो हम बोलते हैं एसिडोसिस। एसिडोसिस। तो अब आप ये बोलेंगे जब जब बॉडी में CO2 बढ़ जाती है तब तब बॉडी में एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है और बॉडी में एसिडोसिस हो जाता है। और CO2 किस कारण से बढ़ी है, तो CO2 बढ़ी है रेस्पिरेशन डिसऑर्डर्स के कारण से, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के कारण से, रेस्पिरेटरी इंबैलेंस के कारण से। तो आप बोलेंगे ये जो एसिडोसिस है ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। CO2 का बॉडी में रिटेन होना उसके कारण से एसिडोसिस होना कहलाता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सेम ये कंडीशन हम कम कर देखते हैं। आइए, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं, ये बड़े वो हम करते हैं कम और इस सभी को छुटा देते हैं। एसिड का प्रोडक्शन कम कर देते हैं, इसको उठा देते हैं, इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं। नेक्स्ट समझिए, पहले हमने कंडीशन रखी थी जिसमें हमने CO2 बढ़ा दी थी। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देख रहे हैं जिसमें हम CO2 को घटाएंगे। तो CO2 घटाने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं ब्लू कलर का। CO2 का प्रोडक्शन एक ये रह गया, CO2 का प्रोडक्शन जो है बॉडी में हो रहा है कम, ये CO2 कम प्रोडक्शन कर रही है। जब CO2 का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो बाइकार्ब्स का प्रोडक्शन भी कम होगा। बाइकार्ब्स का प्रोडक्शन कम होगा तो हाइड्रोजन आयंस का प्रोडक्शन कम होगा, हाइड्रोजन आयंस के साथ साथ बाइकार्बोनेट्स का प्रोडक्शन भी कम होगा। जब आप बोल रहे थे कि CO2 बॉडी में बढ़ रही है तो आपने बोला कि H आयंस भी बढ़ते हैं, इसके कारण से हमने बोला CO2 का प्रोडक्शन से एसिड बढ़ता है और एसिड बढ़ता है तो एसिडोसिस हो जाता है, इसलिए इसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं। सेम इसी कंडीशन में आप बोलेंगे कि जब CO2 कम होती है बॉडी के अंदर तो ये वाटर के साथ कम जुड़ती है, कार्बोनिक एसिड कम बनता है, कार्बोनिक एसिड कम बनता है तो हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्ब्स कम बनते हैं। फिर से वही बात कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका रेशियो 1:20 होना चाहिए। अब तो एक मॉलिक्यूल इसका कम हो रहा है, एक मॉलिक्यूल इसका कम हो रहा है, तो इसके कम होने से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा बल्कि इसके कम होने से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इस बार जो कंडीशन होगी तो आप बोलेंगे इस बार बॉडी में क्या हो रहा है, इस बार बॉडी में एसिड का प्रोडक्शन कम हो रहा है। एसिड का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो इसको कह सकते हैं हम कि बेस का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। एसिड कम है तो मतलब बेस बढ़ा हुआ है, एसिड का कम होना मतलब बेस का बढ़ना होता है। तो आप बोलेंगे कि CO2 जब जब बॉडी में कम होती है तो एसिड का प्रोडक्शन कम होता है। एसिड का प्रोडक्शन कम होने को बोल सकते हो आप बेस ज्यादा बढ़ता है, बेस ज्यादा बढ़ता है तो यही सेम हम यहां लिख लेते हैं। CO2 बॉडी में जब जब कम होती है तो बॉडी में एसिड का प्रोडक्शन कम होता है। एसिड के प्रोडक्शन कम होने से इसको ही सेम दूसरे शब्दों में लिख सकते हो कि बेस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। बेस का प्रोडक्शन ज्यादा होने को ही तो आप बोलते हो कि एल्कालोसिस हो गया, एल्कालोसिस हो गया। इसको भी स्क्वायर में बंद कर देते हैं। तो हमारे पास बाइकार्बोनेट कार्बोनेट से दो वैल्यूज बनती हैं। एक तो हमने पहले देखा कि CO2 का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया जिसके कारण से एसिड ज्यादा बना, इसलिए आपने बोला एसिडोसिस है। और CO2 लंग्स के इंबैलेंस के कारण से आई थी, इसलिए हमने बोला कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। सेम ऐसा कोई इंबैलेंस जिसमें CO2 कम हो जाए बॉडी से, मतलब ज्यादा फ्लश आउट हो जाए बॉडी से बाहर, तो आप बोलेंगे कि एसिड का प्रोडक्शन फिर कम होगा। कम होगा तो एसिड के प्रोडक्शन को कम को आप बोल सकते हो बेस का प्रोडक्शन ब्रोस ज्यादा है, उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा, तो बेस ज्यादा होने के लिए आप वर्ड का इस्तेमाल करते हो, इसे बोलते हैं एल्कालोसिस। इस बफर को बोलते हैं बाइकार्बोनेट कार्बोनेट बफर।
जिसमें CO2 का वैल्यू आपको बताता है कि एसिड ज्यादा बनेगा कि एल्कलोसिस होगा कि एसिडोसिस होगा। जब जब इस एंड पर कोई वैल्यू बढ़ती है घटती है तो इस एंड पर एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है घटता है, जिसके कारण से आप डिसाइड करते हैं कि एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस है। और इस बफर को कहते हैं बाइकार्बोनेट कार्बोनेट बफर। सुने, जो भी चीज इस एंड पे बढ़ रही है, मतलब CO2, इस एंड पे क्या होता है CO2 एक्सक्रीट आउट कहां से करी जाती है? तो CO2 का एक्सक्रीट आउट करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है लंग्स के ऊपर, लंग्स। और बाइकार्बोनेट, इस एंड पर जो भी हाइड्रोजन आइंस और बाइकार्बोनेट्स है, इनको एक्सक्रीट आउट कौन करती है? तो किडनी करती है। जब जब CO2 बढ़ेगी या घटेगी, जिसके कारण से इसका प्रोडक्शन बढ़ सकता है या घट सकता है, और यहां पर इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा। अगर बढ़ जाता है तो किडनी इसको एक्सक्रीट आउट करने लगेगी, अगर घट जाता है तो किडनी उसको रीएब्सॉर्ब करके वापस ब्लड में लेकर आएगी, और दोनों इस तरीके से आपस में एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं। मतलब जब जब एसिड किडनी के कारण से बढ़ेगा तो किडनी के कारण से बढ़ेगा तो उसको लंग्स कंपनसेट करेंगे, लंग्स के कारण से एसिड बढ़ेगा तो उसको किडनी कंपनसेट करेगी, और इस बफर को कहते हैं बाइकार्बोनेट कार्बोनेट बफर। नेक्स्ट हम समझते हैं, नेक्स्ट हमारा बफर है बाइकार्बोनेट कार्बोनेट बफर के बाद हीमोग्लोबिन बफर। हीमोग्लोबिन बफर, हीमोग्लोबिन बफर, हीमोग्लोबिन बफर, हीमोग्लोबिन बफर। हीमोग्लोबिन बफर, हीमोग्लोबिन बफर समझने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक नॉर्मल वैल्यूज मुझको बताएं। हीमोग्लोबिन बफर, इस तरफ मैं आपके सामने रेड कलर की एक ब्लड वेसल बना रहा हूं जो कि आर्टरी को डिनोट कर रही है, आर्टरी को। आर्टरी में क्या होता है? आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी में किस तरीके का ब्लड होता है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस आर्टरी, ये जो मैंने बनाई है, अभी के लिए मान लेते हैं ये क्या है, ये एक आर्टरी है। आर्टरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्टरी कैन सब डिवाइडेड इनटू आर्टरियोल। तो आर्टरी से आगे आर्टरी की ब्रांचेस किसमें डिवाइड हो जाएंगी? तो बोलेंगे ये जो बनाया है ये क्या है? ये है एट्रियोल, ये है एट्रियोल्स। एट्रियोल्स, एट्रियोल्स के आगे बनती हैं कैपिलरीज। एट्रियोल्स के आगे बनती हैं कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज आगे जाके जुड़ जाएंगी ही कैपिलरीज आगे जाके जुड़ जाएंगी वेन्यूल से, और वेन्यूल आगे जाके वीन्स में फर्दर डिवाइड हो फर्दर जुड़ जाएगा। ये बोलेंगे ये जो बन गया ये क्या है? तो ये है वीन। एक रफ स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। समझिए, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको एक चीज समझाता हूं। पहले जब भी आप पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड को कौन फ्लो करवाता है, तो आप बोलोगे हार्ट से ब्लड को पंप किया जाता है। और ये जो हार्ट है इसको पंप करके कहां डालता है? तो ओर्टा के अंदर डालता है। अरोटा कैन डिवाइडेड इनटू आर्टरीज। आर्टरी में वो काफी सारी आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है। इस आर्टरी से क्या बनता है? तो एट्रियोल बनता है, एट्रियोल्स बनता है। ये जो एट्रियोल्स है, मतलब अरोटा थोड़ा मोटा होता है, आर्टरी उसकी ब्रांचेस होती है थोड़ी और पतली होती है, फिर आर्टरी से और पतली ब्रांचेस बन जाती हैं, उसे बोलते हैं एट्रियोल।
और एट्रियोल से आगे क्या बनता है, तो आप बोलेंगे कि एट्रियोल से आगे बनती है कैपिलरीज, एट्रियोल से आगे बनती है कैपिलरीज, कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज है, इस कैपिलरीज से जितना भी ब्लड में जो ऑक्सीजन लेकर आया था वो ऑक्सीजन टिश्यूज को मिलेगी, और वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा, और कैरी करके अब जो ब्लड था वो अब ऑक्सीजनेटेड नहीं है, वो अब डीऑक्सीजनेटेड है, और इससे अब जो बनेंगे उन्हें बोलेंगे आप वेन्यूल्स, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स आगे जाके वीन्स में बदल जाती हैं, और ये वीन्स इंफीरियर वेना कावा या सुपीरियर वेना कावा में जुड़ जाती है, सुपीरियर वेना कावा में जुड़ जाती है। इस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। नहीं समझ में आया? मैं देखो एक और डायग्राम समझने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हमारे पास है हार्ट, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप किया जाता है, और जो कि डाला जाता है अरोटा के अंदर। अरोटा आगे डिवाइड हो जाता है, इसको बोलते हो आप आर्टरी के अंदर डिवाइड हो गया। आर्टरी भी आगे जाते डिवाइड हो जाती है, इससे बोलते हैं ये एट्रियोल में डिवाइड हो गई। ये एट्रियोल आगे जाके और पतली ब्रांचेस में डिवाइड होता है, उसे बोलते हैं कैपिलरी। इस कैपिलरी से और लंबी बनाते हैं कैपिलरीज को। ये जो कैपिलरीज है, कैपिलरी, ये कैपिलरीज आगे जुड़ जाती हैं वेन्यूल्स में, और वेन्यूल्स आगे जाके बन जाते हैं वीन, और वीन से आखिर में लास्ट में बनती है वीना कावा या सुपीरियर वेना कावा। नेमिंग करते हैं एक बार। ये तो है ऑर्टा, इसको बोलेंगे ये है आर्टरी, ये है एट्रियोल, ये है कैपिलरीज, कैपिलरीज, ये है हमारे वेन्यूल्स, ये है वीन, और ये है इंफीरियर वेना कावा या सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। जब भी हार्ट ब्लड पंप करता है, जब भी हार्ट ब्लड पंप करता है, तो ये आगे के साथ साथ थोड़ा सा जो प्रेशर है वो आर्टरीज की वॉल पर भी लगाता है, आर्टरीज की वॉल पर भी लगाता है, और सेम ये प्रेशर आर्टरीज की वॉल पर लगता रहता है, और ये आगे फ्लो करता रहता है। लेकिन ये जो ब्लड है ये आर्टरी के बाहर लीक नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आर्टरी की लेयर्स काफी मोटी है। पर जैसे ये कैपिलरी में पहुंचता है तो कैपिलरीज में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पोर्स, माइक्रोपोर्स, और इस माइक्रोपोर्स से ये जितना भी ब्लड है ये लीक करने लगता है। मतलब ऐसे करके लीक कर जाता है, लीक कर जाता है। और लीक करके कहां जाता है? तो इसके आसपास प्रेजेंट होते हैं यहां टिश्यूज, और टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल्स, और सेल्स की जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की उसको ये खत्म करता है। इस आर्टरी किस तरीके के ब्लड को लेकर आई है? तो आप बोलेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आई है। इस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन यहां से लीक होकर कहां आ जाती है? तो सेल्स के पास आ जाती है, और सेल्स अपना जो उनको फंक्शन करना है वो फंक्शन करते हैं, और रिटर्न में इसके अंदर CO2 बनती है, और ये CO2 बाहर आती है, और ये CO2 वापस से जो बचा हुआ ब्लड है उसके थ्रू CO2 कहां चली जाती है? तो आप बोलेंगे कि ये CO2 वापस से वेन्यूल में आ जाती है, कैपिलरीज में आ जाती है, और ये फिर CO2 आगे जाने लगती है। अब जो ये ब्लड आया है ये क्या कैरी करके लेकर आया है साथ में? तो बोलेंगे आप CO2 को कैरी करके लेकर आया है, और ये ब्लड आगे जाके हार्ट में चला जाता है, फिर हार्ट से लंग में जाएगा, लंग्स में फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और फिर से हार्ट इसको पंप करेगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। इस तरीके से हमारी ब्लड का फ्लो होता है। हम अभी बात कर रहे हैं, मैंने सेम ये डायग्राम इधर बनाया है पीछे। आप बोलेंगे ये जो मैंने बनाई थी क्या? आर्टरी। आर्टरी से आगे जो डिवाइड हुआ इसको बोलते हैं एट्रियोल, एट्रियोल, और एट्रियोल से क्या आ रहा है? तो आप बोलेंगे ब्लड आ रहा है। ब्लड के बाद ये जो बनाया है ये कैपिलरी है, कैपिलरी से यहां से ब्लड इधर आ जाएगा, और यहां टिश्यूज को मिल जाएगा, और टिश्यूज वापस से ब्लड को भेजेंगे, और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होकर कहां चला जाएगा? तो वेन्यूल्स में चला जाएगा। इसका नाम लिख देते हैं। ये जो बनाया है ये क्या है? तो ये वेन्यूल है, वेन्यूल है, वेन्यूल्स है। और ये क्या है? तो आप बोलेंगे ये वीन है, ये वीन है। यहां पर एक टिश्यूज भी बना देते हैं रेफरेंस के लिए। कोई भी ऑर्गन जिसका टिश्यू, मैं अभी कोई ऐसे रफली कोई ऑर्गन बना देता हूं, ये मैंने कोई भी ऑर्गन बना दिया
समझ करके चलते हैं कि अभी के लिए मान लेते हैं स्प्लीन है, स्प्लीन है। स्प्लीन के ऑर्गन्स में, टिश्यूज में सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? सेल्स। तो स्प्लीन के सेल्स हैं, सभी हमारी बॉडी में जो भी है वो सेल से बना है, तो इससे स्प्लीन भी सेल से बना है, सेल्स बना दिए मैंने स्प्लीन के। आप सुनिए, हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, तो इसलिए मैं समझने के लिए जो ये कैपिलरी मैंने बनाई है इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूं। ये जो कैपिलरी बनाई थी इसका साइज करके बढ़ा देते हैं समझने के लिए। समझने के लिए इस कैपिलरी का मैंने साइज बढ़ा दिया ताकि हम बेटर समझ पाए। अब आप सुने, नॉर्मल आर्टरी से ब्लड आ रहा है, आर्टरी से इस तरीके से ब्लड आगे की तरफ आ रहा है और ये आगे की तरफ फ्लो हो रहा है और ये फ्लो होकर एट्रियोल में जा रहा है। एट्रियोल से ये ब्लड फ्लो के कैपिलरी में आ रहा है, कैपिलरी से यहां पर इसके ये जो कैपिलरीज है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये दे देगी हमारे स्प्लीन को। स्प्लीन ने जो फंक्शन किया है उसके कारण से इसके पास CO2 ऑलरेडी बन गई होगी, वो CO2 को इधर कर देगी और ये CO2 आगे जाएगी ब्लड के साथ फ्लो होते होते आप बोलेंगे आगे चली जाएगी और ये इंफीरियर वेना कावा या सुपीरियर वेना कावा से होते हुए हार्ट में वापस पहुंच जाएगी और फिर हार्ट से लंग्स में और लंग्स से फिर ऑक्सीजन उड़ के वापस आएगी। ये सिंपल फिजियोलॉजी है जो चलती है। यही मैं बताना चाहता हूं कि ये जो फिजियोलॉजी चल रही है काम कैसे करती है। पहले कुछ नॉर्मल वैल्यूज की बात कर लेते हैं। आप आर्टरी की जब आप बात करते हैं कि आर्टरी में इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये मैंने हटा दिया। मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारे जो ब्लड होता है उस नॉर्मल ब्लड की पीएच कितनी होती है, नॉर्मल पीएच कितनी होती है, तो बताया था 7.35 से 7.45 होती है। हमारे बॉडी में जो CO2 है उसका प्रेशर PCO2 कितना होता है, तो 35 से 45 mmHg होता है, mmHg होता है, mmHg होता है। हमारी बॉडी में जो PO2 है, PO2 कितनी होती है, तो बोलेंगे 90 से 100 mmHg होती है। ये हमारी ब्लड का जितने भी डाटा है ये ब्लड का डाटा है। अब ब्लड भी हमने आगे देख लिया कि दो तरीके का, एक तो ऑक्सीजनेटेड है और एक डीऑक्सीजनेटेड है। तो दोनों का डाटा सेम है क्या? नहीं, ये जो डाटा है ये एक एवरेज डाटा है पूरे ब्लड का, होल ब्लड का। पर अगर हम बात करें अलग अलग तो ऑक्सीजनेटेड का डाटा अलग होगा और डीऑक्सीजनेटेड का डाटा अलग होगा। पहले ऑक्सीजनेटेड का डाटा देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पीएच की। तो ये इसमें पीएच, इसकी जो पीएच है वो स्लाइटली एल्कलिक होती है, तो आप बोलेंगे ये 7.40 के आसपास होती है, न्यूट्रल होती है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें CO2 कितनी होती है। CO2 कितनी होती है, मैं प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर CO2 की बात कर रहा हूं। CO2 कितनी होती है, तो CO2 आप जब बात करेंगे CO2 इसके अंदर होती है 48 ml, 48 ml, 48 ml। इस 48 ml का जो प्रेशर है PCO2 है वो होता है इसके अंदर 46 mm of Hg, 46 mm of H, 46 नहीं 40 mm of Hg, 40 mm of Hg। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन ही तो कैरी कर रही है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन बहुत होती है, ऑक्सीजन बहुत होती है। आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन जो है सैचुरेशन हमारी बढ़िया होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़िया होती है। अब बोलेंगे ऑक्सीजन कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि 20 ml ऑक्सीजन होती है इसके अंदर, 20 ml ऑक्सीजन होती है। इस ऑक्सीजन 20 ml ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, तो अपनी PCO2 कितनी होती है, आप बोलेंगे जो हम सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन नापते हैं वही होती है, 90 to 100 होती है, और ये नापेगी mm of Hg में। हमने बात करी कि हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी वैल्यूज क्या क्या होती है। तो हमने सबसे पहले देखा कि उसकी पीएच जो है 7.4 होती है।
फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 48 ml होती है, 48 ml इन 100 ml होती है, तो 100 ml के लिए हम बोलते हैं कि DL होती है। उस 48 ml का इसका प्रेशर कितना रहता है, तो बोलोगे 40 mmHg रहता है। ऑक्सीजन कितनी होती है, तो एक 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन डाइल्यूटेड रहती है, सॉल्युबल रहती है, तो हमने बोला 20 ml पर DL होती है। उस 20 ml पर DL का जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो होता है 90 to 100 mmHg। ये हमने बात करी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, मतलब आर्टीरियल ब्लड की। अब ये जो आर्टीरियल ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन को लेकर यहां से कैरी कर रहा है और यहां से इधर आएगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये टिश्यूज को मिल जाएगी और टिश्यूज से ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा और ये आगे की तरफ जाएगा। जब ये आगे की तरफ जाएगा तो आप बताएं कि हमने पीछे पढ़ा था कि CO2 जब बढ़ता है तो एसिड बनता है, CO2 जब बढ़ता है तो एसिड बनता है। तो आप बोलेंगे कि यहां पर जो pH था वो pH कम हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि एसिड बनता है तो pH जो है घट जाती है। यहां पर pH थी 7.4, तो यहां लिखेंगे हम इसकी जो pH होती है वो होती है 7.36। अभी भी है ये नॉर्मल के अंदर, क्योंकि हमारी जो pH होती है 7.35 7.45 होती है ये नॉर्मल, पर स्लाइटली एसिडिक हो गई है एज कंपेयर टू आर्टीरियल ब्लड। नेक्स्ट, इसके अंदर जो CO2 है, पहले हमारे पास CO2 थी 48 ml, अब ये यहां से आया, इसने ऑक्सीजन को इधर दिया, इसके बदले में इसने कार्बन डाइऑक्साइड को इधर लिया, CO2 को इधर लिया, तो यहां बोलेंगे कि यहां पर CO2 ज्यादा आ गई होगी, क्योंकि CO2 इधर से भी इसने लिए, तो बोलोगे इस एंड पे आते आते CO2 का लेवल स्लाइटली बढ़ जाएगा। वहां पर हमने CO2 पढ़ी थी कि आर्टीरियल ब्लड में CO2 48 ml होती है। अगर हम वीन के ब्लड की बात करें तो उसमें CO2 थोड़ी सी बढ़ जाती है, 48 ml से ये बढ़कर हो जाती है 52 ml पर DL 100 ml के अंदर। और इसका ये CO2 का नंबर अगर बढ़ी है तो आप बोलोगे कि इसका प्रेशर भी बढ़ेगा, PCO2 भी बढ़ जाएगा। PCO2 कितना बढ़ जाएगा, तो यहां पर 40 mmHg था, यहां पर ये 46 mm of Hg हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये ऑक्सीजन को लेकर आया था और ये यहां पर आके इसने टिश्यूज के सेल्स को अपना ऑक्सीजन दे दिया और इसके लिए इसने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। तो ऑक्सीजन लेकर आया था, ऑक्सीजन तो दे दिया, तो यहां पर ऑक्सीजन कम होगा, तो आप बोलोगे कि इस वाले ब्लड में ऑक्सीजन जो है कम हो जाता है। उधर 20 ml पर DL था, यहां पर 15 ml पर DL हो जाता है, 15 ml पर DL हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, तो आप बोलोगे कि ये 45 mmHg हो जाता है, 45 mm 45 mmHg हो जाता है। दोनों के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा। पहले यहां पर जो pH थी वो 7.4 थी, यहां पर pH फ्री ब्लड इधर आया, ब्लड के बाद इसने इसको इधर ऑक्सीजन को इधर दे दिया, CO2 को इधर लिया, तो CO2 इसमें मिक्स हो गई और CO2 स्लाइटली एसिडिक होती है। पीछे स्लाइड में हमने देखा कि CO2 बढ़ती है तो एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो CO2 एसिडिक होने के कारण से ये वाला ब्लड भी थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक हो गया। तो बोलोगे वैसे तो एसिडिक नहीं हुआ, पर एज कंपेयर टू आर्टीरियल ब्लड एसिडिक हो गया है, तो आप बोलेंगे 7.36 इसकी pH होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इस तरफ कम थी, यहां से एक्सचेंज हुआ है गैसेस का, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लेकर आ रहा है, तो इस एंड पर थी हमारी 48 ml, इस एंड पर 52 ml पर DL हो जाती है। यहां पर 48 ml का जो प्रेशर था वो 40 mmHg था, तब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है तो उसका प्रेशर भी बढ़ गया है, तो आप बोलोगे यहां पर 40 mmHg था, यहां पर 46 mmHg हो गया, मतलब 6 mmHg प्रेशर बढ़ गया। नेक्स्ट, यहां पर ऑक्सीजन दो थी 20 ml थी, जो कि ऑक्सीजन लेकर आ रही थी और ऑक्सीजन को इसने टिश्यू सेल्स को दे दिया, तो टिश्यू सेल्स को दे दिया, तो यहां इस एंड पर आते आते ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो वहां 20 ml थी, यहां पर 15 ml हो गई, और इसका जो प्रेशर था वो 90 to 100 mmHg था, यहां तक आते आते 45 mmHg हो गया। आप पूरा आप ये सिनेरियो देखेंगे तो आप ये बोलेंगे कि यहां से जो वैल्यूज आ रही थी यहां पर आते आते कुछ कम हो गई, कुछ ज्यादा हो गई। कितनी कम हो गई, कितनी ज्यादा हो गई, तो पूरे ओवरऑल ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पहले 48 ml पर DL थी, यहां पर 52 ml पर DL हो गई, मतलब यहां से CO2 कितनी आई, तो आप बोलोगे 4 ml CO2 यहां से यहां ट्रांसफर हुई है। 100 ml ब्लड के अंदर 4 ml CO2 जो है एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट होती है। कितनी CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो 4 ml CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है।
इस 4 ml CO2 के कारण से कितना प्रेशर बढ़ जाता है, तो एज कंपेयर टू इसके 6 mm ऑफ Hg इसका प्रेशर बढ़ जाता है। यहां पर जो O2 थी 100 ml में, वो थी 20 ml, यहां पर रह गई 15 ml। तो आप बोलोगे 5 ml ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है और 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड इसके कंपैरिजन में बॉडी रिलीज करती है। 5 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट हम आगे समझते हैं। हमने पढ़ा कि अभी तक, ये सब इरेज कर देता हूं पहले तो मैं, ये नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड यहां से आती है 48 ml जो यहां पे जाके बढ़ जाती है, क्योंकि इधर से कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ गई है। ऑक्सीजन इधर ज्यादा थी, उधर कम हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन इधर से इधर आ गई, मतलब ब्लड से सेल के अंदर आ गई, ब्लड से टिश्यूज के अंदर आ गई। ब्लड और टिश्यूज के बीच में जो भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ब्लड और टिश्यूज के बीच में जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, इस एक्सचेंज को बोलते हो इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक तरीके का हम इंटरनल रेस्पिरेशन का डायग्राम पढ़ रहे हैं। ये इंटरनल रेस्पिरेशन में हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन और वो कैसे होता है। उसी बीच में हमें एक टॉपिक मिलेगा जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, वो है हीमोग्लोबिन बफर। यहां मैं बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म कर चुका हूं, अब मैं थोड़ा सा एडवांस में जा रहा हूं। अब थोड़ा आप ध्यान से समझें, दिमाग से समझिए इस बात को कि ये जो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है वो करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है। ऑक्सीजन और CO2 को कैरी कौन करता है। तो आपने ये बचपन से पढ़ा है, हम 5th-6th क्लास से पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो करवाता है। पहले एक छोटा सा रफ स्ट्रक्चर यहीं पर बना लेते हैं आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन ये होता है। हीमोग्लोबिन ये जो सनफ्लावर शेप का मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन बनाया मैंने, ये हीमोग्लोबिन बनाया। और हीमोग्लोबिन के पीछे एक चेन लगी रहती है, ये है ग्लोबिन प्रोटीन की चेन। ये है ग्लोबिन प्रोटीन की चेन, ग्लोबिन प्रोटीन की चेन। ये जो पर्पल कलर से मैं बना रहा हूं आपके सामने, शायद पर्पल कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, जो ब्लू कलर से मैंने बनाया ये है ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन एक प्लाज्मा प्रोटीन है और ये अमीनो एसिड्स के चेन्स में बना हुआ होता है। तो इस अमीनो एसिड्स की हमने चेन बना दी है, नेमिंग कर देते हैं। ये जो डायग्राम है ये किसका है, तो ये डायग्राम हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का है। ये जो पार्ट है ये है हीम का, हीम। और हीम क्या होती है, तो हीम है आयरन। और ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया, ये जो ब्लू कलर से डायग्राम बनाया है, ये क्या है, तो आप बोलोगे ये ग्लोबिन प्रोटीन्स हैं। ये जितने भी हैं ये क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन। और ग्लोबिन प्रोटीन इस तरीके से चेन में अरेंज होते हैं, इनकी अमीनो एसिड्स की चेन होती है। ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है एक तरीके से ये क्या है, तो प्लाज्मा प्रोटीन है। ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है। और इन प्लाज्मा प्रोटीन पे कैसा चार्ज होता है, तो आप बोलेंगे जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इन सब पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबिन होता है, और प्लाज्मा प्रोटीन आपने सुना होगा कि एक होता है एल्ब्यूमिन। जब हम आगे पढ़ेंगे तो एल्ब्यूमिन पे भी क्या चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। ग्लोबिन पे भी क्या चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है मतलब एक तरीके से एनाइंस है। इसी तरीके से ग्लोबिन भी कैसा है, तो एनाइन है। और इसके आगे लगा हुआ है हीम। और हीम क्या करता है, तो हीम इसको कलर पिगमेंट प्रोवाइड करता है, कलर देता है। और ग्लोबिन क्या करता है, तो ग्लोबिन ऑक्सीजन सॉरी ग्लोबिन क्या करता है, तो ग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम करता है। और इसके लास्ट में एक चेन, इस अमीनो एसिड्स की लास्ट की चेन में एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल NH अमोनियम का एक मॉलिक्यूल लगा होता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारे हीमोग्लोबिन का है। ये जो मैंने सनफ्लावर टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है ये हीम है, और इसके पीछे अमीनो एसिड्स की एक चेन है। अमीनो एसिड्स की चेन्स पर
अमीनो एसिड्स मतलब ग्लोबिन प्रोटीन लगे होते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन एक तरीके से नेगेटिवली आयंस है, नेगेटिवली चार्ज आयंस है, इसलिए इसको एनायन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो अभी तक आपने ये पढ़ रखा है कि हीमोग्लोबिन का एक काम तो होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को कैरी करना। एक आपने काम पढ़ रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना या ट्रांसपोर्टेशन करना। एक आपने ये काम पढ़ रखा है जो कि अभी पढ़ रहे हैं हम कि हीमोग्लोबिन बफर की तरह काम करता है, तो एसिड बेस का बैलेंस बनाना, बैलेंस बनाना, जो हम समझेंगे कि कैसे करता है। एक और काम मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड को भी कैरी करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को भी कैरी करता है। कैसे करता है समझेंगे हम आगे। हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें हीमोग्लोबिन बफर पढ़ना है। हीमोग्लोबिन बफर को समझने के लिए आपको हीमोग्लोबिन का पहले तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना है। हीम जिसमें आयरन है, ग्लोबिन अमीनो एसिड्स की चेन है, और अमीनो एसिड्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए एनायंस है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। लास्ट में अमोनिया ग्रुप एक लगा रहता है, और इनके काम हमने बचपन से 5th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्टेशन करता है, एसिड बेस बैलेंस करता है। अभी मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन बफर है तो एसिड बेस का बैलेंस बनाने का काम करता है। मैं आपको जो बता रहा हूं इसको और याद रखें कि नाइट्रिक ऑक्साइड को भी कैरी करता है। समझते हैं कैसे, यहां से हम समझना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो आर्टेरियल ब्लड है उसमें ऑक्सीजन काफी सारा आ रहा है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से होकर अरोटा आएगा, अरोटा से आगे कैपिलरीज में आएगा। नीचे से स्टार्ट करते हैं हम। जो स्प्लीन है, स्प्लीन के जो सेल्स हैं अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। फंक्शन करने के लिए इनको जरूरत है एटीपी की। एटीपी बनेगा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो गए, और जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो गए एटीपी बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में CO2 का प्रोडक्शन होता है। तो जब भी स्प्लीन काम कर रही है तो इसके अंदर क्या बनता जा रहा है? CO2 बनता जा रहा है, CO2 बनता जा रहा है, CO2 का प्रोडक्शन होता जा रहा है। मतलब CO2 की कंसेंट्रेशन सेल्स के अंदर बढ़ती जा रही है, और जब भी CO2 की कंसेंट्रेशन कहीं पर बढ़ती है या किसी भी ऑक्सीजन या गैस की कंसेंट्रेशन कहीं बढ़ती है, तो बोलते हैं कि वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाती है। मतलब ये जो कंसेंट्रेशन है इसके अंदर जो बढ़ रही है, ये अपने हाई कंसेंट्रेशन से किधर मूव कर जाएगी? तो लो कंसेंट्रेशन, मतलब ये बाहर की तरफ आ जाएगी। जितनी भी CO2 है इसके अंदर बाहर निकल आएगी, CO2 जो भी बाहर निकल आएगी सेल्स से बाहर आ जाएगी। और किसी भी सॉल्यूट का लेस हाई कंसेंट्रेशन से लेस कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना, मतलब अभी क्या हो रहा है कि हाई कंसेंट्रेशन कहीं पर हो गई है, उसके कारण से सॉल्यूट कहां मूव कर गया? तो लेस कंसेंट्रेशन मूव कर गया है। इस फिनोमेना को बोलते हैं, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसको कहा जाता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। और ये जो डिफ्यूजन है यहां काम कर रहा है। अंदर सेल्स के CO2 बहुत ज्यादा बढ़ गई, ये बढ़ने के कारण से इसके अंदर हाई कंसेंट्रेशन हो गई। ये हाई कंसेंट्रेशन के कारण से CO2 बाहर की तरफ मूव कर गई, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर गई। अब जब ये बाहर मूव कर जाएगी, सेल्स के बाहर मूव कर जाएगी, और अंदर से प्रोडक्शन अभी भी रुका नहीं है, ये बढ़ता रहेगा और ये बाहर मूव करती रहेगी। मतलब अब पूरी की पूरी स्प्लीन के अंदर ही कैसा कंसेंट्रेशन हो गया है? तो हाई कंसेंट्रेशन हो गया है, हाई कंसेंट्रेशन CO2 हो गया है। अब ये जो हाई कंसेंट्रेटेड CO2 है इसके अंदर से भी मूव करके कहां चला जाएगा? तो आप बोलेंगे कि कैपिलरी, मतलब ब्लड के अंदर चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर चला जाएगा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर जितना भी CO2 है वो मूव करके कहां चला गया? इधर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि यहां इसकी हाई कंसेंट्रेशन हो गई थी और ब्लड के अंदर इसकी लो कंसेंट्रेशन है, यहां पर इसकी लो कंसेंट्रेशन है। हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट का मूव करने डिफ्यूजन कहलाता है। इसलिए आप जब भी आपसे बोला जाए कि किसी भी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन किस वे से होता है, तो आप बोलेंगे कि डिफ्यूजन से होता है, डिफ्यूजन से होता है। गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन किस मैकेनिज्म से होता है? तो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। जितनी भी CO2 थी वो हमारे स्प्लीन से निकल के कहां गई? तो ब्लड के अंदर आ गई, ब्लड प्लाज्मा में आ गई। हमने पहले देखा हुआ था यहां पर जो CO2 थी वो 48 थी, और इस एंड पर आते आते जो CO2 हो गई 52 ml हो गई। मतलब 48 इस टाइप थी और 52 इस टाइप हो गई। मतलब कितने का एडिशन हुआ?
तो बोलोगे कि 4 ml CO2 का एडिशन हुआ। यहां से कितनी CO2 इधर आई, तो आप बोलेंगे कि टोटल CO2 कितनी आई, 4 ml CO2 ब्लड प्लाज्मा के अंदर आ गई है। 4 ml CO2 ब्लड प्लाज्मा के अंदर आ गई है। मैं इसको साफ लिख देता हूं, 4 ml CO2 ब्लड प्लाज्मा के अंदर आ गई है। आपको समझने में दिक्कत ना हो तो मैं लिख दूं CO2 कितनी है, 4 ml CO2 कहां पर आई है, तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर आ गई है। अब ये जो 4 ml CO2 है कैसे जाएगी, तो क्या ब्लड प्लाज्मा में से बहते बहते चली जाएगी, नहीं। हमने तो पीछे पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि CO2 कौन किस पर ट्रेवल करती है, कौन कैरी करता है इसको, तो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन को लेकर आते हैं, ये हीमोग्लोबिन को लेकर आते हैं। तो ये ऐसे भागते भागते नहीं जाएगी साथ में, तो आप बोलोगे ये कैसे जाएगी, तो इसको लेने के लिए आएगा एक जहाज, एक शिप इसको लेने के लिए आएगी। ये मैं शिप बना देता हूं, ये बना दी मैंने एक शिप। ये बना दी मैंने एक शिप। ये शिप का नाम क्या है, तो आप बोलोगे ये जो शिप का नाम है ये है आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल। ये शिप, इस शिप पर बैठकर ये CO2 आगे की तरफ जाएगी, इस शिप पर बैठकर जाएगी। इस शिप के अंदर प्रेजेंट होता है जो हमने वहां पढ़ा हुआ है, इस स्ट्रक्चर का नाम है, ये क्या है, तो आप बोलोगे ये है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये बना दिया हमने हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का ये कौन सा स्ट्रक्चर, तो हीम है। हीम के पीछे ये चेन लगी रहती है, ये किसकी चेन है, अमीनो एसिड्स की। इस अमीनो एसिड्स में कौन सा अमीनो एसिड्स है, कौन सा प्रोटीन है, तो आप बोलोगे ये ग्लोबिन प्रोटीन होता है, इस पर ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन। और पीछे हमने दे रहा है ग्लोबिन प्रोटीन पे क्या चार्ज होता है, तो आप बोलेंगे ये नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज है इन पे, नेगेटिव चार्ज होता है इन सब पे, नेगेटिव चार्ज होता है। जूम करता हूं थोड़ा आपको समझ में आए। हमने क्या बनाया, हमने बनाया कि ये जो थी हाई कंसेंट्रेटेड CO2 थी, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में आ गई। कितनी आई, तो 4 ml आई। अब ये 4 ml के ऐसे डिसॉल्व होकर आगे चली जाएगी, नहीं। हमने पहले पढ़ रखा है कि CO2 को ट्रेवल करवाता है कौन, तो हीमोग्लोबिन करवाता है। हीमोग्लोबिन कहां होता है, तो आप बोलोगे आरबीसी पे होता है, इसलिए मैंने पहले बना दी आरबीसी, आरबीसी के अंदर बना दिया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर एक जो सनफ्लावर टाइप का बनाया ये हीम है, और जो इसके पीछे चेन बनाई है वो ग्लोबिन प्रोटीन्स की चेन है। ग्लोबिन प्रोटीन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए मैंने नेगेटिव चार्ज बना दिया। आगे देखते हैं। तो ये जो CO2 थी अब यहां आ गई है, और CO2 यहां पूरी आ गई, तो यहां पर अब हाई कंसेंट्रेशन हो गया है। यहां का मतलब कहां, तो आप बोलोगे ब्लड प्लाज्मा। आरबीसी के अलावा, WBC के अलावा जो भी कुछ बचता है ब्लड के अंदर, वो कंटेंट क्या कहलाता है, तो वो ब्लड प्लाज्मा होता है। CO2 तब यहां आ गई है, फिर यहां से मूव करके हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, वही सेम नियम, तो कहां जाएगी, तो CO2 कहां जाएगी, तो आप बोलोगे कि CO2 आरबीसी के अंदर आ जाएगी। और CO2 जब आरबीसी के अंदर आती है, तो आरबीसी के अंदर जो वाटर है, इसके साथ मिलकर ये क्या बना लेती है, तो आप बोलोगे पीछे हम पढ़ चुके हैं H2CO3 बना लेती है। क्या है ये, तो कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड पीछे हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बोनिक एसिड क्या है, तो अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये फिर से टूट जाता है, तो हाइड्रोजन आयंस बनते हैं और बनते हैं HCO3, मतलब बाइकार्बोनेट्स बन जाते हैं। अब आप देखें पीछे भी हमने पढ़ा हुआ है कि ज्यादा बार इतनी ज्यादा CO2 इधर आ रही है, इतनी ज्यादा CO2 अंदर जा रही है। CO2 बढ़ेगी तो ओवरऑल हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्ब्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पीछे हमने देखा है कि बाइकार्ब्स जो है एक बढ़ रहा है और हाइड्रोजन भी एक बढ़ रहा है, पर हाइड्रोजन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और बाइकार्ब्स वीक बेस है। तो हाइड्रोजन अभी भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तो 20 चाहिए थे, अभी तो ये बराबर बन रहे हैं। तो आप बोलोगे ओवरऑल एसिड बढ़ रहा है, एसिड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कहां बढ़ रहा है, तो आरबीसी के अंदर बढ़ रहा है। आरबीसी का नेचर कैसा होता जा रहा है, तो आप बोलोगे एसिडिक होता जा रहा है। और ये जो आरबीसी का नेचर एसिडिक हो रहा है, अगर आरबीसी का नेचर एसिडिक होता रहा तो आरबीसी रप्चर हो जाएगी। आरबीसी कभी ये नहीं चाहती कि उसका नेचर जो है एसिडिक हो। तो इसको मेंटेन कौन करता है, तो ये जो H आयंस बढ़े हैं, इस H आयंस को कौन ट्रैप कर लेगा, तो आप बोलोगे कि हाइड्रोजन आयंस ट्रैप कर लेंगे। ये H आयंस किसके साथ जाके बॉन्ड बना लेंगे, तो हाइड्रोजन आयंस के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ये H आयंस किसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो उसको पकड़ लेगा। कैसे, हाइड्रोजन आयंस बने
और हीमोग्लोबिन यहां पर प्रेजेंट है, तो हीमोग्लोबिन इसको ऐसे करके पकड़ लेगा, ऐसे करके पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा? क्योंकि हीमोग्लोबिन पे ग्लोबिन प्रोटीन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अपोजिट जो है अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए जो हाइड्रोजन आयंस घूम रहे थे ऐसे ही आरबीसी की जो पीएच है उसे बिगाड़ रहे थे, एसिडिक कर रहे थे, तो वो हीमोग्लोबिन उसको पकड़ लेगा और अपने पास ऐसे पकड़ के रख लेगा। पकड़ के रख लेगा तो सबको कैप्चर कर लेगा। जितने भी हाइड्रोजन आयंस बनेंगे वो सबके सब कैप्चर हो जाएंगे। कैप्चर हो जाएंगे तो जो एसिडिक वैल्यू बढ़ रही थी वो नहीं बढ़ेगी, मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। सारे के सारे हाइड्रोजन आयन जिसका प्रोडक्शन होता जा रहा है, जिसका भी प्रोडक्शन होता रहा है, उसको हीमोग्लोबिन पकड़ता जा रहा है। लेकिन अब बाइकार्बोनेट्स उसके लिए बढ़ रहे हैं, तो बाइकार्बोनेट बढ़ रहे हैं तो आप बोलोगे कि बेस बढ़ रहा है। ऐसा फिर बॉडी फिर जो हमारी आरबीसी है वो एल्केलिक होती जा रही है, और आरबीसी ये भी नहीं चाहती कि वो एल्केलिक हो, तो इसके लिए यहां पर एक स्पेशल प्रोटीन बना होता है। और इस प्रोटीन से क्या होता है, जो भी बाइकार्बोनेट्स हैं, जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, मतलब ब्लड प्लाज्मा में आ जाते हैं। और इसके रेस्पॉन्स में, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स में नेगेटिव चार्ज है, किसी नेगेटिव चार्ज को बाहर, कोई भी नेगेटिव चार्ज सेल के बाहर आता है तो उसके रेस्पॉन्स में सेम नेगेटिव चार्ज को अंदर जाना होता है, क्योंकि एक सेल पे एक रेस्ट में चार्ज रहता है, वही वो मेंटेन करना चाहता है। तो जब बाइकार्बोनेट्स बाहर आएंगे तो इसके लिए कौन अंदर चला जाएगा, तो क्लोराइड अंदर चला जाएगा। और इसको आप बोलते हैं ये क्या हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्लोराइड बाइकार्बोनेट शिफ्ट, जो कि हमारा अगला बफर था। हमने दो बफर यहां देखे हैं। एक तो पहले हमने देखा कि CO2 कहां प्रोडक्शन हो रही है, तो सेल्स और टिश्यूज के अंदर प्रोडक्शन हो रही है। CO2 सेल्स और टिश्यू के अंदर प्रोडक्शन होती है तो उसके अंदर उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। तो CO2 एक तरह से गैस है, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो पहले अंदर से ये बाहर आ गई, CO2 इधर आ गई, CO2 तब इधर आ गई, तो फिर वो इधर हाई कंसंट्रेशन हो गई, तो वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर आ जाएगी। कितनी आएगी, तो 4 ml आएगी। फिर यहां पर इसका हाई कंसंट्रेशन हो गया तो ये हमारी आरबीसी के अंदर चली गई। आरबीसी के अंदर इसको वाटर मिलता है, वाटर के साथ बॉन्ड बना के ये कार्बोनिक एसिड बनाती है, और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो ये आगे टूट जाता है हाइड्रोजन आयंस में और टूट जाता है बाइकार्ब्स में। हाइड्रोजन आयंस इसकी पीएच बिगाड़ रहे थे आरबीसी की, तो हाइड्रोजन आयंस को पकड़ के कौन बैठ जाता है, तो हीमोग्लोबिन बैठ जाता है। तो पीएच जो है अब वो एसिडिक नहीं हो रही। लेकिन सारे के सारे हाइड्रोजन आयंस को ट्रैप कर लिया, तो अब बाइकार्ब्स फ्री घूम रहे हैं, तो बोलोगे कि एल्केलिक हो रही है आरबीसी, तो एल्केलिक हो रही है। इसको मेंटेन करने के लिए क्या करा जाता है, तो बाइकार्ब्स को बाहर धक्का दे देती है आरबीसी, और इसके रेस्पॉन्स में सेम चार्ज क्लोराइड को अंदर ले लेती है। इसको बोलते हैं क्लोराइड बाइकार्बोनेट शिफ्ट। और यहां पर जब हाइड्रोजन आयंस को ये ट्रैप करती है तो इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन बफर। ये प्रोसेस नॉर्मल चलता है हर समय, जब भी मैं ऐसे सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, तब ये प्रोसेस चल रहा है। लेकिन ये जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन होने में टाइम लगता है। इस प्रोसेस को तेज करने के लिए, इस प्रोसेस को तेज करने के लिए, मतलब ये H2O से CO2 को जोड़कर कार्बोनिक एसिड बनाने में और कार्बोनिक एसिड को तोड़ने में, यहां इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए एक एंजाइम काम करता है। एक एंजाइम काम करता है, ये मैं एक एंजाइम बना देता हूं, पिंक कलर से जो एंजाइम बनाया है इसका मैं यहां नाम लिख देता हूं। ये जो मैंने एक एंजाइम बनाया है जो इस प्रोसेस को क्या करता है, स्पीड अप करता है, इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये क्या करता है, तो ये जो पूरी रिएक्शन हो रही है, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट शिफ्ट है, ये पूरा जो बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट बनने का जो प्रोसेस है, पूरी रिएक्शन है, इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, स्पीड अप करने का काम करता है। और यहां पर हमारा खत्म होता है हीमोग्लोबिन बफर। तो अब आपने देखा जितना भी ऑक्सीजन थी, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसको ट्रांसपोर्ट कौन करवा रहा है, तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। कैसे करवा रहा है, तो आपने देखा CO2 यहां से आई, यहां CO2 इस फॉर्म में आई और ये अंदर गई आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर CO2 वाटर के साथ जुड़ के कार्बोनिक एसिड बना। कार्बोनिक एसिड आगे जाके टूट गया हाइड्रोजन में और बाइकार्ब्स में। मतलब जो CO2 था वो लास्ट में फाइनल किस में चेंज हो गया, तो वो हाइड्रोजन में चेंज हुआ और बाइकार्ब्स में चेंज हुआ। हाइड्रोजन में चेंज हुआ तो उसको कौन ने किसने ट्रैप कर लिया, हीमोग्लोबिन ने ट्रैप कर लिया। तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ट्रेवल किसके फॉर्म में कर रही है, हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में, किसके ऊपर, हीमोग्लोबिन के ऊपर। इसलिए बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ट्रेवल करवाता है, हीमोग्लोबिन ट्रेवल करवाता है। और
एक और कार्बन डाइऑक्साइड का एक और पार्ट था, वो जो बाद में बन गया था वो था बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट कहां आ गया, तो बोलोगे ये प्लाज्मा प्रोटीन में आ गया। और मैक्सिमम जो इसका पार्ट है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में प्लाज्मा प्रोटीन में ही ट्रेवल करता है। आप बोलोगे CO2 का 90% किस में फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो बाइकार्ब्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। हीमोग्लोबिन के ऊपर कितना ट्रेवल करता है, तो बोलोगे सिर्फ 5%। और बाकी किस में ट्रेवल करता है, तो बाकी कुछ पार्ट यहीं का यहीं रह जाता है। तो एज CO2 एज अ गैस सॉल्युबल इन ब्लड वो ट्रांसपोर्ट करता है 5%। और इस तरीके से CO2 का 100% ट्रांसपोर्टेशन होता है। किस किस फॉर्म में होता है, एक बार साइड में देखते हैं, एक बार साइड में लिख लेते हैं। CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा किस में होता है, मैंने बताया आपको कि बाइकार्ब्स के फॉर्म में, SCO3 के फॉर्म में होता है। कितना होता है, तो 90% होता है। बाकी किसके फॉर्म में होता है, तो हीमोग्लोबिन के ऊपर होता है, COHB, CO2HB के फॉर्म में होता है। उसको बोलोगे ये कितना होता है, तो 5% होता है। बाकी बचा 5% एज CO2 इन ब्लड के अंदर होता है, ब्लड के अंदर डिसॉल्व होती है, वो 5% होती है। सबसे ज्यादा किससे होता है, तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है। मेनली CO2 एज अ गैस कितना हो रहा है, तो बोलोगे 5% हो रही है। अब आप समझिए इस बात को, एज अ गैस कितना हो रहा है, तो 5% हो रहा है। ये 5% किसका है, टोटल CO2 कितनी थी, तो टोटल CO2 हमने देखी थी 4 ml थी। टोटल CO2 यहां से यहां कितनी आई थी, तो 4 ml आई थी। उस 4 ml का 90% बाइकार्ब्स के फॉर्म में, उस 4 ml का 5% हीमोग्लोबिन के ऊपर, उस 4 ml का एज अ गैसियस फॉर्म कितना, 5%। नंबर्स में देखें कितना हो गया, तो ये हो गया 3.6 ml, ये हो गया 0.02 ml, और ये भी हो गया 0.02 ml। गैसियस फॉर्म में कितना हो रहा है, 0.02 ml हो रहा है। यहां पर हमने जब देखा था, तो हमने ये देखा था कि इस तरफ CO2 थी 48 ml, और यहां से कितनी आ गई, 4 ml आ गई। तो इस तरफ टोटल कितनी हो गई, 52 ml हो गई। लेकिन 4 ml आई है, पूरी की पूरी 4 ml ऐसा गैसेस फॉर्म नहीं ट्रेवल हो गई, सिर्फ 5% उसका मतलब 0.02 ml जो है गैसियस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। और ये 0.02 ml कितना प्रेशर जब बढ़ा देती है, तो इधर था 40 mmHg और इस तरफ बढ़ गया था 6 mmHg, मतलब 46 mmHg हो गया था। तो आप बोलोगे 0.02 ml जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रेशर 6 mmHg है। अगर पूरी की पूरी 4 ml जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व हो जाती एज अ गैसियस फॉर्म ट्रेवल करती, तो ये जो वीन का प्रेशर था वो 600-800 mmHg हो जाता, और ये वीन जो थी वो बस्ट हो जाती, फट जाती। इसीलिए ये जो पूरी केमिकल रिएक्शन है इसका होना बहुत जरूरी है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्ब्स में चेंज हो पाए और ट्रेवल कर पाए। अगर ये ट्रेवल नहीं कर पाती, पूरी की पूरी 4 ml डिसॉल्व होकर ब्लड के अंदर जाती, तो इसका प्रेशर, हमारी जो वीन थी उसका प्रेशर 600-800 mmHg हो जाता और ये फट जाती, बस्ट हो जाती, और ये कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाती। ये क्या था डायग्राम हमने जो पढ़ा, तो ये है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, ब्लड और सेल के बीच में, टिश्यूज के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसे बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। कौन सा इफेक्ट काम करता है, तो ये जो इफेक्ट है इसको बोलते हैं बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट, बोर इफेक्ट, बोर इफेक्ट। और ये ऐसे काम करता है हमारा हीमोग्लोबिन बफर और क्लोराइड बाइकार्बोनेट शिफ्ट। क्लोराइड बाइकार्बोनेट शिफ्ट एक तरीके से आप देखें कि बाइकार्बोनेट बाहर आ गए, क्लोराइड अंदर चले गए, इसलिए क्लोराइड बाइकार्बोनेट शिफ्ट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्लोराइड बाइकार्बोनेट शिफ्ट, क्लोराइड HCO3 शिफ्ट। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं हैमबर्गर फिनोमेना। हैमबर्गर फिनोमेना, फिनोमेनन। ये भी आप याद रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम दो बफर के बारे में बात कर चुके हैं। एक बफर जिसका नाम हमने पहले पढ़ा था, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट कार्बोनेट बफर, जिसमें आपने देखा CO2 बॉडी में होती है, H2 के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और बाइकार्ब से टूट जाता है, और इसके आगे पीछे हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो एसिड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसलिए उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम हो जाएगी तो एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इसलिए उसको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमने समझने की कोशिश करी
उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन बफर। हीमोग्लोबिन में सबसे पहले हमने हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर देखा जिसमें हीम प्रोटीन था, जिसमें आयरन था, ग्लोबिन था जिसमें अमीनो एसिड्स की चेन थी, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि सभी प्लाज्मा प्रोटीन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। अगला हमने देखा कि हमने हीमोग्लोबिन को कहां देखा है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी के अंदर मिलता है। आरबीसी क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, हमारा एसिड बेस बैलेंस बनाता है जो कि हम पढ़ रहे हैं हीमोग्लोबिन बफर, और नाइट्रिक ऑक्साइड को कैरी करता है। हमने ये देखा, समझने के लिए हमने समझा कि जो आर्टीरियल ब्लड है वो आर्टीरियल ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है, आर्टरी से आर्टा में, आर्ट्रियोल में आता है, आर्ट्रियोल से कैपिलरी में आता है, और कैपिलरी से यहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस का एक्सचेंज होता है जो इंटरस्टिशियल साइड के पास हमारे जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं वहां से गैसेस इंटरस्टिशियल साइड पे लीक होती है, इंटरस्टिशियल साइड से वो ब्लड के अंदर आती है, ब्लड के अंदर से आरबीसी के अंदर जाती है, और आरबीसी में कुछ रिएक्शन होती है, जैसे सेम हमने पीछे बाइकार्बोनेट कार्बन बफर बोली थी वही सेम रिएक्शन होती है। उसको फास्ट कौन करवाता है, तो उसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम करवा देता है, स्पीड अप। एंड में लास्ट में हाइड्रोजन आयंस बनते हैं और बाइकार्ब्स बनते हैं। हाइड्रोजन आयंस एसिडिक वैल्यू बढ़ा देते हैं आरबीसी की, इसलिए उसको हीमोग्लोबिन पकड़ लेता है। और बाइकार्ब्स जो बढ़ा रहे थे, बाइकार्ब्स जो बेस वैल्यू बढ़ा रहे थे, उसको बाइकार्ब्स को आरबीसी बाहर फेंक देता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, और उसके लिए एक नेगेटिव सेम चार्ज को अंदर लेता है, उसको बोलते हैं क्लोराइड। और अब यही सेम इसी सिचुएशन में फ्रीज हो जाएंगे और ये ब्लड बहता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा और बाइकार्बोनेट्स पीछे पीछे भागते हुए जाएंगे, और इस तरीके से ये लंग्स तक पहुंचेगा, और लंग्स में ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन थी वो रिवर्स हो जाएगी, और उसको बोलोगे आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और वहां काम करता है हेल्डेन इफेक्ट, और यहां काम कर रहा था बोर इफेक्ट। अब लास्ट एक और आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर आपने बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है एक तो ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो वो कैरी करके लाएगा, एक आपने बताया CO2 कैरी करता है, तो मैंने बताया कि CO2 को कैरी करता है, 5% CO2 को कैरी करता है, एसिड बेस का बैलेंस बनाता है, तो ये भी बता दिया मैंने कि हीमोग्लोबिन H आयंस को ऐसे पकड़ लेता है क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ग्लोबिन प्लाज्मा प्रोटीन होता है। लास्ट एक नाइट्रिक ऑक्साइड को कैरी करता है, ये नहीं बताया, तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरीके से क्या है, तो आप बोलोगे कि हम जब भी इंस्पायर करते हैं तो हमारे एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बॉडी में जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरीके की वैसोडाइलेशन गैस होती है, वैसोडाइलेशन करवाती है, वैसोडाइलेशन करवाती है, मतलब वेसल्स का डायलेशन करवाती है। अब आप ये देखें, यहां पर ऑक्सीजन आई थी और ये जो आरबीसी थी नॉर्मल आई थी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन था, ये पतली सी आरबीसी थी। अब बहुत सारी CO2 इसके अंदर आ गई, एक बस है जिसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर भर गए, मतलब बहुत सारी CO2 इधर से इधर आई, इधर से इधर आ गई, बहुत सारी CO2 आ गई, तो आरबीसी का जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, आरबीसी का साइज बढ़ता है, और जो कैपिलरीज हैं, ये मैंने आपको समझने के लिए इतनी बड़ी बनाई है, ये बहुत थिन कैपिलरीज होती हैं, इसके अंदर आरबीसी फंस ना जाए, इसलिए थोड़ा सा नाइट्रिक ऑक्साइड हीमोग्लोबिन कैरी करके रखता है, ताकि नाइट्रिक ऑक्साइड ये करता है, ये जो वेसल्स हैं उनको डायलेट करके रखता है, ताकि ये जो स्वेल्ड हो गई है आरबीसी वो आगे की तरफ जा पाए। यहां पर आपको ये भी समझ में आता है कि आरबीसी का जो साइज है आर्टरी में जो है वो छोटा होता है, और वीन में आते आते ये बढ़ जाता है, तो एज कंपेयर टू आर्टरी, वीन के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है वो थोड़ी सी बड़ी साइज की होती है, और वो ट्रेवल कर पाए, वेसल्स डायलेट हो ताकि वो ट्रेवल कर पाए, उसमें काम करती है हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड। आगे के जो बफर होंगे हम इसके लिए सेकंड पार्ट बना देंगे, ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें सपोर्ट दिखाएं अपना अपना, क्योंकि हमें सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कमेंट में जो भी आपको टॉपिक समझना है, जो भी आपको लगता है कि ये टॉपिक है जो हमें समझना चाहिए, उसको कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।